नमस्कार। एनसीईआरटी इतिहास श्रृंखला में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने चेर साम्राज्य की बात की थी। जी नमस्ते। आज हम बात करेंगे पांड्य साम्राज्य की। ये भी दक्षिण भारत के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल। चोल और चोल के साथ ये तीसरा बड़ा नाम है। हाँ, तो हमारी ये जो चर्चा है ये एनसीईआरटी की किताबों और दूसरे जो भरोसेमंद सोर्सेज हैं उन पर आधारित है। कोशिश यही रहेगी कि सारी जानकारी ऐसे रखें कि नोट्स बनाने में आसानी हो और वो अहम बातें भी सामने आए जो सरकारी परीक्षाओं के एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं और साथ ही मेंस के लिए एक एनालिटिकल समझ भी बने। बिल्कुल। कोशिश यही करेंगे कि पांड्यों के हर पहलू को देखें। उनका शासन, समाज, अर्थव्यवस्था, उनकी संस्कृति, कौन से राजा अहम थे, उन्होंने क्या किया, मतलब वो सब कुछ जो परीक्षाओं के लिहाज से जरूरी हो सकता है। बढ़िया, तो फिर शुरू करते हैं। पांड्य ये कौन थे? मतलब चोल और चेर के साथ ही थे, ये प्राचीन तमिल राज्यों में है ना? हाँ, बिल्कुल। और इनका राज कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत लंबा चला। आप सोचिए, लगभग 3री सदी ईसा पूर्व से लेकर 17वीं सदी ईसवी तक। अरे बाप रे, इतना लंबा? जी। और ज्यादातर आज का जो तमिलनाडु वाला इलाका है ना, वहाँ इनकी राजधानियां भी बदली। पहले कोरकई थी जो अपने मोतियों के लिए बहुत मशहूर थी। हाँ, सुना है। और बाद में बनी मदुरै, जो आज भी एक बड़ा कल्चरल सेंटर है। अच्छा। इनके इतिहास को समझने के लिए हम इसे मोटा मोटा 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो शुरुआती पांड्य, मतलब संगम युग वाले, वो करीब 3री सदी ईसा पूर्व से 3री सदी ईसवी तक। और फिर आते हैं बाद के पांड्या, उनका मध्यकाल में फिर से उदय हुआ। अच्छा, दोबारा? हाँ, करीब 6ठी सदी से 14वीं सदी तक। और उसके बाद भी नायकों के अंडर उनका असर बना रहा 17वीं सदी तक। अच्छा, तो इतने लंबे समय तक राज किया। हाँ। इनकी खास पहचान क्या थी? मतलब किस लिए जाने जाते थे? देखिए, सबसे पहली चीज तो समुद्री व्यापार, और उसमें भी खासकर मोतियों का व्यापार। मोती? हाँ, वो तो मैंने भी पढ़ा है। जी, दुनिया भर में मशहूर थे इनके मोती। फिर तमिल साहित्य को इन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया, जिसे हम संगम साहित्य कहते हैं। हाँ। और वो द्रविड़ स्टाइल की वास्तुकला, खासकर मंदिर, मदुरै का मीनाक्षी मंदिर तो शायद सबसे जाना माना उदाहरण है। हाँ बिल्कुल, वो गोपुरम वगैरह। वही। और एक और दिलचस्प बात यह है कि व्यापार और लोगों के आने जाने से इनका असर दक्षिण पूर्वी एशिया की संस्कृतियों पर भी पड़ा। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग है। हाँ, और चोलों और चेरों से इनके झगड़े भी चलते रहते थे, संधियां भी होती थीं। और वो जो तमिल इतिहास का गोल्डन पीरियड माना जाता है, संगम युग, उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ था। और एनसीईआरटी की किताबों में कहाँ मिलता है इनका जिक्र? हाँ, कक्षा 6 की किताब में एक चैप्टर है, अध्याय 5, राज्य, राजा और एक प्रारंभिक गणराज्य। उसमें संगम राज्यों के साथ इनका जिक्र है। ठीक है। फिर कक्षा 7 में अध्याय 2, नए राजा और राज्य, उसमें इनके मध्यकालीन दौर की बात है, जब ये फिर से पावरफुल हुए, और इनके मंदिर बनाने के काम के बारे में बताया गया है। अगर थोड़ा गहराई से सोचें तो ये पांड्य एक तरह से दिखाते हैं कि द्रविड़ संस्कृति कितनी लचीली थी। मतलब उत्तर से इतने प्रभाव आए, लेकिन ये अपनी पहचान बनाए रखते थे। अच्छा। उन्होंने अपनी जो तमिल परंपराएं थी उनको वैदिक चीजों के साथ मिलाया भी, और एक अपनी खास पहचान बनाई जो इतने हमले हुए, सत्ता बदली, उसके बाद भी टिकी रही। आपने कहा मध्यकाल में इनका फिर से उदय हुआ, बीच में क्या हुआ था और ये दोबारा शुरू किसने किया? हाँ, बीच में एक दौर आया था जिसे कलभरों का अंधकार युग जैसा कहते हैं। मतलब उस समय पांड्य शक्ति कमजोर पड़ गई थी। अच्छा। उसके बाद पांड्य शक्ति को फिर से जगाने का क्रेडिट जाता है कडुंगोन को। कडुंगोन? जी, उनका समय लगभग 590 से 620 ईस्वी माना जाता है। उन्होंने कलभरों को हराया और मदुरै में फिर से पांड्य शासन शुरू किया। वो शिव भक्त थे। एक वेल्वेकुडी शिलालेख है, उसमें उन्हें वैदिक परंपराओं को फिर से जिंदा करने वाला और दक्षिण के इलाकों का विजेता बताया गया है। अच्छा, लेकिन कुछ पुरानी कहानियां भी तो होंगी इनके बारे में? हाँ बिल्कुल है। पौराणिक कथाओं में तो शुरुआती पांड्यों को महाभारत के पांडवों से या चंद्रवंश से भी जोड़ा जाता है। और शिव मीनाक्षी से जुड़ी तो कई कहानियां हैं मदुरै में। लेकिन अगर हम ऐतिहासिक सबूत देखें तो मध्यकालीन पांड्य वंश को फिर से स्थापित करने वाले कडुंगोन ही माने जाते हैं। तो कडुंगोन का शासन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने दोबारा शुरुआत की या कुछ और भी बात थी? नहीं, सिर्फ शुरुआत नहीं, ये एक तरह का पुनर्जागरण था। सोचिए,
कलभ्रों के दौर के बाद तमिल राजशाही फिर से सिर उठा रही थी और उस समय बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव काफी था। तो कडुंगोन का शैव धर्म और वैदिक परंपराओं पर जोर देना वो उनके शासन को एक तरह की धार्मिक और सामाजिक मान्यता भी देता था। अच्छा, मतलब धर्म का भी रोल था इसमें। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे धर्म को राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। ये पांड्या राजाओं का शासनकाल तो बहुत लंबा रहा, पर आपने कहा उतार चढ़ाव भी आए, तो इसे कैसे समझें? मतलब क्या ये लगातार पावरफुल रहे? नहीं, लगातार नहीं। इसमें कई दौर थे। जैसे हमने बात की, एक तो वो शुरुआती संगम युग वाले पांड्या। हाँ। फिर एक पहला बड़ा साम्राज्य बना, वो 6वीं से 9वीं सदी के बीच का समय था। अच्छा। और फिर एक बार और इनका दबदबा बढ़ा, वो 13वीं-14वीं सदी में। उसे दूसरा साम्राज्य कहते हैं। बीच बीच में ये कमजोर भी हुए। तो क्या हम कुछ सबसे अहम राजाओं और उनके समय की खास बातों पर नजर डाल सकते हैं? शायद सारे नाम याद रखना तो मुश्किल हो, पर कुछ खास। हाँ, जरूर। पूरी लिस्ट तो बहुत लंबी हो जाएगी, पर कुछ अहम पड़ाव देख लेते हैं। जैसे संगम युग में नेडुंजेलियन प्रथम और द्वितीय का नाम बहुत आता है। एक लड़ाई थी तलाया लंगनम, उसमें इन्होंने चोल और चेर दोनों की सेनाओं को हराया था। अच्छा, अकेले? हाँ, संगम साहित्य में इनके न्याय और बहादुरी की बहुत कहानियां हैं। फिर नेडुंजेलियन तृतीय के समय में व्यापार काफी बढ़ा। ठीक है। फिर आता है पहला साम्राज्य, मतलब 6वीं से 9वीं सदी वाला। कडुंगोन तो थे ही जिन्होंने शुरुआत की। हाँ। उनके बाद अरिकेसरी, परांकुश, मारवर्मन जैसे राजा हुए जिन्होंने पल्लवों से युद्ध जीते। फिर एक नाम आता है जटिल वर्मन परांतक नेडुंजडियान का। ये नाम थोड़ा मुश्किल है। हाँ, नाम थोड़े लंबे हैं। इन्होंने वो मशहूर वेलविकुड़ी अनुदान जारी किया था और मंदिरों को खूब दान दिया। पर इस दौर के आखिरी राजाओं को चोलों से हारना पड़ा। अच्छा, चोलों से हार गए। जी। फिर आता है दूसरा साम्राज्य 13वीं-14वीं सदी का। इसमें सडेर वर्मन सुंदर पांड्य प्रथम ने पांड्य शक्ति को फिर से बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने चोल, चेर सबको हराया और श्रीलंका तक अपना प्रभाव फैलाया। वाह, श्रीलंका तक। हाँ, उनके बाद है मारवर्मन कुलशेखर पांड्य प्रथम। उनके समय में पांड्य साम्राज्य अपने पीक पर था, लेकिन फिर दिल्ली सल्तनत के हमले हुए। मलिक काफूर का नाम सुना होगा। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। बिल्कुल, उसके हमले और फिर घर के झगड़ों की वजह से इनका पतन हो गया। ओहो, तो ये तो वाकई बहुत उतार चढ़ाव वाली कहानी है। इस पूरी टाइमलाइन से क्या खास बात समझ में आती है? सबसे बड़ी बात तो ये दिखती है कि पांड्या बार बार गिरे और फिर उठे। मतलब रेजिलियंस बहुत था उनमें। कलभ्र आए, चोल आए, फिर दिल्ली सल्तनत, बहुत कुछ झेला इन्होंने, लेकिन फिर से खड़े होने की ताकत दिखाई। ये तो है। और ऐसा लगता है कि उनका जो व्यापार से पैसा आता था और धर्म को जो वो संरक्षण देते थे, उसने उन्हें सत्ता में बने रहने या वापस आने में मदद की। अच्छा। और एक और मजेदार बात यह है कि संगम युग के राजाओं के बारे में हमें ज्यादातर साहित्य से पता चलता है, कहानियों, कविताओं से। हाँ। जबकि बाद के राजाओं की जानकारी वो शिलालेखों और ताम्रपत्रों से ज्यादा मिलती है। अच्छा, ये फर्क है। चलिए अब उनके योगदानों की बात करते हैं। पांड्य वंश ने क्या खास दिया, मतलब क्या छोड़ा पीछे? जैसा हमने पहले भी बात की, समुद्री व्यापार में वो माहिर थे, खासकर मोती और मसाले। जी। तमिल साहित्य यानी संगम साहित्य, उसको इन्होंने बहुत बढ़ावा दिया। और द्रविड़ स्टाइल की वास्तुकला, खासकर वो ऊंचे गोपुरम वाले मंदिर, वो इनकी बड़ी देन है। प्रशासन कैसा था उनका, एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए, उनके यहाँ एक तरह की सामंती व्यवस्था थी, जिसमें सभाएं होती थीं, जैसे आज की असेंबली समझ लीजिए। उर होती थी यानी गांव की सभा, और नगरत्तार होते थे। नगरत्तार ये कौन थे? ये व्यापारियों के संगठन या गिल्ड थे। ये व्यापार वगैरह को कंट्रोल करते थे, काफी पावरफुल थे ये। अच्छा, व्यापारियों के गिल्ड। हाँ, और सांस्कृतिक रूप से देखें तो उन्होंने शैव और वैष्णव धर्म को फिर से पॉपुलर बनाया और अपने व्यापार के जरिए श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया पर भी अपना कल्चरल असर डाला। और अर्थव्यवस्था, मोती के अलावा? मोती तो थे ही, वो तो जैसे उनका स्टेट मोनोपोली था, सरकारी खजाना, और सिंचाई के अच्छे इंतजाम करके उन्होंने खेती को भी बेहतर बनाया। तो इन सारे योगदानों का अगर एक निचोड़ निकालें तो क्या कहेंगे, मतलब इनका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या था? ये सब दिखाता है कि पांड्यों ने अपनी एक अलग द्रविड़ पहचान बनाई रखी। उन्होंने बाहर से आए आर्य प्रभावों को भी अपनाया, लेकिन अपनी स्थानीय तमिल परंपराओं के साथ मिलाया।
और एक ऐसी मजबूत संस्कृति बनाई जो इतने राजनीतिक उथल-पुथल के बाद भी टिकी रही। हाँ, ये बात अलग है कि बहुत ज्यादा फैलने की कोशिश और लगातार हमलों ने आखिरकार उन्हें कमजोर कर दिया, लेकिन उनकी विरासत वो मदुरै के मंदिरों में, तमिल साहित्य में आज भी जिंदा है। धर्म की बात आई थी बीच में। पांड्य शासक मुख्य रूप से किस धर्म को मानते थे? उनका राजधर्म क्या था? ज्यादातर शासक शैव थे, मतलब शिव को मानने वाले। अच्छा। उनका जो राज चिन्ह है ना, मछली, उसे भी शिव का प्रतीक माना जाता है। राजा बड़े बड़े वैदिक यज्ञ करवाते थे, शिव मंदिर बनवाते थे। जैसे सुंदर पांडे ने मदुरै का मीनाक्षी मंदिर बनवाया या उसका विस्तार किया। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ शैव ही थे, वैष्णव धर्म भी काफी प्रचलित था। हमने देखा था ना, राजा सेंडन ने वैष्णव धर्म अपना लिया था। हाँ, आपने बताया था। और दूसरे धर्मों के लिए कैसे थे वो? टॉलरेंट है? हाँ, आमतौर पर टॉलरेंट माने जाते हैं। शुरुआती दौर में उन्होंने जैन धर्म को भी संरक्षण दिया। उसकी गवाह कुछ पुरानी गुफाएं हैं। अच्छा, जैन गुफाएं भी हैं? जी, और बौद्ध धर्म के साथ भी उनके व्यापारिक रिश्ते थे, तो उसका भी प्रभाव रहा होगा। और सबसे अहम बात, उनके समय में दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन बहुत जोरों पर था। हाँ, नयनार और आलवार संत। बिल्कुल, नयनार यानी शैव संत और आलवार यानी वैष्णव संत। उन्होंने जो ईश्वर प्रेम की गीत गाए, उसे भी राजाओं का समर्थन मिला। तो एक तरह से धर्म उनके लिए सिर्फ आस्था का विषय नहीं था? नहीं, ये उससे ज्यादा था। ये उनकी सत्ता को मजबूत करने का एक जरिया भी था। जैसे शैव धर्म को बढ़ावा देकर उन्होंने उस समय के जैन और बौद्ध प्रभाव को कम करने की कोशिश की। और मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं थे, वो इकोनॉमी के सेंटर भी थे। जमीनें होती थी उनके पास, पैसा आता था और लोगों को जोड़ने का काम भी करते थे। और वो मछली वाला निशान, उसका क्या मतलब था? वो जो मछली का निशान है ना, उनके सिक्कों और झंडों पर, कुछ लोग मानते हैं कि वो विष्णु के मत्स्य अवतार का प्रतीक हो सकता है, या फिर सीधा सीधा उनके मोती के व्यापार का सिंबल। अच्छा, कई मतलब हो सकते हैं। अब धर्म का समाज पर भी असर पड़ता है, तो पांड्या समाज कैसा था? क्या उसमें भी वो उत्तर भारत वाली वर्ण व्यवस्था थी? हाँ, समाज में स्तर तो थे, मतलब स्ट्रैटिफिकेशन था। ब्राह्मण सलाहकार होते थे, उन्हें जमीनें दान में मिलती थीं। क्षत्रिय यानी राजा और योद्धा वर्ग, वैश्य यानी व्यापारी, और शूद्र यानी किसान और कारीगर। लेकिन संगम युग का जो समाज था, उसमें वीरों का और कवियों का, जिन्हें भाट कहते थे, उनका बड़ा सम्मान था। मध्यकाल में थोड़ी सामंती व्यवस्था ज्यादा मजबूत हुई। उसमें ब्राह्मणों को गांव के गांव दान में दिए जाते थे, जिन्हें ब्रह्मदेय कहते थे। अच्छा, ब्रह्मदेय। और शिक्षा वगैरह का क्या था? लोग आपस में कैसे जुड़े थे? शिक्षा के लिए संगम युग में तो मदुरै में कवियों की बड़ी बड़ी सभाएं होती थीं। संगम, हाँ, वो 3 संगम। जी। बाद में मंदिर भी स्कूल की तरह काम करते थे। और समाज में नगरत्तार जैसे व्यापारियों के जो संघ थे ना, वो बहुत ताकतवर थे। वो व्यापार को नियंत्रित करते थे और आपस में जुड़े रहते थे। और संस्कृति में कुछ खास? संस्कृति में कुछ मातृवंशीय तत्व भी दिखते हैं, मतलब माँ की तरफ से वंश चलने के संकेत। और मीनाक्षी तिरुकल्याणम जैसा त्योहार, यानी शिव पार्वती विवाह उत्सव, वो बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। इस समाज की कोई ऐसी खास बात जो इसे मतलब थोड़ा अलग बनाती हो? हाँ, एक खास बात ये थी कि यहाँ व्यापारी वर्ग, मतलब वैश्य, वो काफी मजबूत और संगठित था। शायद उत्तर भारत की जो कठोर जाति व्यवस्था थी, उसकी तुलना में यहाँ उन्हें ज्यादा अहमियत और ताकत मिली हुई थी। अच्छा। हाँ, इससे व्यापार और इकोनॉमी को भी फायदा हुआ। और ये भी दिलचस्प है कि संगम काल में कई महिला कवयित्रियां भी थीं, जैसे अव्वैयर का नाम आता है। उनका जिक्र राजाओं के साथ भी मिलता है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब जरा अर्थव्यवस्था पर आते हैं। मोतियों के अलावा और क्या था इनकी कमाई का सोर्स? देखिए, बेस तो खेती ही थी। चावल, मसाले, ये सब खूब उगाए जाते थे। सिंचाई के लिए तालाबों और नहरों का अच्छा इंतजाम था, जैसे वैगई नदी पर। जमीन का टैक्स उपज का 6वां हिस्सा होता था, मतलब 16th। और वो जो ब्रह्मदेय गांव थे, जहां ब्राह्मण रहते थे, उनसे भी खेती को बढ़ावा मिला। और उद्योग धंधे, इंडस्ट्रीज? मोती निकालना तो सबसे बड़ा उद्योग था ही। उस पर तो करीब करीब राजा का कंट्रोल था, मोनोपोली थी। अच्छा। इसके अलावा कपड़ा बुनना और जहाज बनाना, ये भी अहम काम थे। क्योंकि समुद्री व्यापार था, तो जहाज तो चाहिए ही थे। तो ओवरऑल इनकी इकोनॉमी कैसी थी? मतलब व्यापार पर ज्यादा निर्भर थी या खेती पर? देखिए, थी तो व्यापार संचालित, ट्रेड ड्रिवन।
मोतियों से जो पैसा आता था उसी से वो युद्ध लड़ते थे, बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे, जिससे कल्चर को भी बढ़ावा मिलता था। लेकिन इसका एक रिस्क भी था कि अगर व्यापार रुका, मान लीजिए किसी हमले की वजह से या किसी और कारण से, तो इकोनॉमी गड़बड़ा जाती थी। हाँ, ये तो है। और वो जो कोरकई बंदरगाह था ना, उसे तो मोतियों का बाजार ही कहते थे, इतना फेमस था वो। मोतियों का बाजार। अच्छा, आपने महिला कवयित्रियों का जिक्र किया था, तो पांडे समाज में महिलाओं की स्थिति ओवरऑल कैसी थी? क्या उन्हें बराबरी का दर्जा था? देखिए, संगम युग में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी मानी जाती है। जैसे नच्चे लयार जैसी कवयित्रियां थीं। वीर महिलाओं का जिक्र भी मिलता है, जिनके सम्मान में वीर पत्थर लगाए जाते थे। कुछ मामलों में मातृवंशीय उत्तराधिकार भी था, यानी माँ की तरफ से संपत्ति या पद मिलना। और राजघराने की महिलाएं काफी प्रभावशाली होती थीं। और बाद के समय में मध्यकाल में क्या स्थिति वैसी रही? मध्यकाल में भी रानियां संरक्षिका के तौर पर, मतलब रीजेंट के तौर पर शासन करती थीं। जैसे मीनाक्षी देवी की कहानी है, सती प्रथा का जिक्र कहीं कहीं मिलता है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि ये बहुत ज्यादा कॉमन थी। तो क्या स्थिति में गिरावट आई थी? ऐसा कह सकते हैं। शायद समय के साथ और उत्तर भारत के ब्राह्मणीय प्रभाव के बढ़ने से महिलाओं की स्थिति में कुछ गिरावट आई होगी, लेकिन फिर भी तमिल संस्कृति ने साहित्य और धर्म में उनकी भूमिका को काफी हद तक बनाए रखा, जो शायद उत्तर की तुलना में बेहतर था। अच्छा। बाद में नायक युग में रानी मंगमल हुई। वो एक बहुत शक्तिशाली शासक रीजेंट थी। व्यापार की बात बार बार आ रही है, इनके ट्रेड रूट्स और पार्टनर्स के बारे में थोड़ा और बताएं। हाँ, पांडे साम्राज्य तो जैसे समुद्र के रास्ते दुनिया से जुड़ा हुआ था। कोरकई, अलगांकुलम जैसे बड़े बंदरगाह थे इनके पास। यहाँ से रोम तक, जिन्हें ये यवन कहते थे, अरब देशों तक, चीन तक व्यापार होता था। क्या बेचते थे और क्या खरीदते थे? बेचते थे मोती, मसाले, सूती कपड़े, हाथी दांत। और खरीदते क्या थे? शराब, कांच का सामान, ऐसी चीजें। अच्छा। और सिर्फ समुद्र से ही नहीं, वैगई जैसी नदियों के रास्ते अंदरूनी इलाकों में भी व्यापार होता था। इस व्यापार ने न सिर्फ उन्हें अमीर बनाया, बल्कि कल्चरल एक्सचेंज भी खूब हुआ। तमिल संस्कृति का असर श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया तक फैला। लेकिन जैसा हमने कहा, इसी दौलत ने विदेशी हमलावरों को भी खींचा। हाँ, ये तो होता ही है। और वो अरिकामेडू जैसी जगह है ना, वहां खुदाई में रोमन सिक्के और बर्तन मिले हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि उनके व्यापारिक रिश्ते कितने पुराने और गहरे थे। साहित्य की भी बात हुई थी। संगम साहित्य तो ठीक है, उसके अलावा और कौन सी खास रचनाएं पांड्य काल की हैं? संगम साहित्य में तो मधुरै कांचे है, जिसमें राजा नेडुंजेलियन द्वितीय का वर्णन है। नेटुनलवाड़े जैसी कविताएं हैं, और शिल्पादिकारम, मणिमेखले जैसे जो बड़े तमिल महाकाव्य हैं, उनमें भी पांड्यों का जिक्र आता है। अच्छा। और मध्यकाल में? मध्यकाल में भक्ति आंदोलन वाले संतों ने, खासकर नयनारों ने, जैसे संत सुंदरार, इन्होंने तमिल में बहुत सुंदर भक्ति गीत लिखे। और एक तिरुविल्लयाडल पुराणम जैसी रचनाएं हैं, जिनमें मदुरई में शिव की लीलाओं का वर्णन है। तो इस पूरे साहित्य का क्या महत्व है? मतलब इसने क्या भूमिका निभाई? देखिए, ये साहित्य तमिल पहचान और संस्कृति को जिंदा रखने का एक बहुत बड़ा जरिया था। इसमें वीरता की कहानियां भी हैं और भक्ति की भावना भी। इसने भक्ति आंदोलन को भी बल दिया, जो कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था की कठोरता के खिलाफ भी एक आवाज थी। और ये तो मशहूर ही है कि मदुरै में 3 संगम हुए थे, कवियों की सभाएं, जिन्हें पांड्य राजाओं का संरक्षण मिला हुआ था। साहित्य के साथ साथ कला और वास्तुकला भी बहुत अहम होती है। इस मामले में पांड्यों की क्या देन है? शुरुआती संगम युग में हमें महापाषाण संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। जैसे बड़े बड़े पत्थर के ताबूत होते थे, कलश शवाधान या डोलमेन जिन्हें कहते हैं। अच्छा। और चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं भी हैं, जैसे तिरुनेलवेली के पास। और मध्यकाल में? मध्यकाल में उनकी पहचान बनी द्रविड़ शैली के मंदिरों से, जिनके ऊंचे सजे हुए गेटवे होते हैं, गोपुरम, और शिखर होता है विमान। हाँ, गोपुरम तो बहुत शानदार होते हैं। बिल्कुल। कड़ुगुमलई में चट्टानों को काटकर बनाया गया एक अधूरा मंदिर है, वो अद्भुत है। और मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, वो तो जैसे पांडे वास्तुकला का प्रतीक ही बन गया, जिसे सुंदर पांडे ने बनवाया या उसका जीर्णोद्धार कराया। ये जो वास्तुकला थी, ये सिर्फ इमारतें थीं या इनका कोई गहरा मतलब भी था, सिंबॉलिज्म? नहीं, ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं, ये राजा की ताकत का प्रतीक थीं, ईश्वर के प्रति उसकी भक्ति का प्रतीक थीं।
पहले गुफाओं में मंदिर बने, फिर धीरे धीरे विशाल स्ट्रक्चरल मंदिर बनने लगे। उनकी स्टाइल ने बाद के चोल और विजयनगर राजाओं की वास्तुकला को भी प्रभावित किया, और मंदिरों की मूर्तियों और दीवारों पर वो मछली के निशान भी खूब मिलते हैं, जो उनका राज चिन्ह था। अगर हाजम पांड्यों के निशान ढूंढना चाहें तो कौन सी खास जगह हैं जहां उनके अवशेष मिलते हैं? पुरातात्विक स्थल? हाँ, कई जगह हैं। एक तो कुरकई तमिलनाडु में उनकी पहली राजधानी और मोती व्यापार का केंद्र। खुदाई में रोमन चीजें मिली हैं वहाँ। अच्छा। फिर मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, ये तो पांड्यों की शान है, खासकर सुंदर पांडे से जुड़ा हुआ। इसके विशाल गोपुरम देखने लायक हैं। हाँ, बिल्कुल। फिर कड़ुगुमलाई तमिलनाडु में ही, यहाँ चट्टान को काटकर बनाया गया अधूरा मंदिर और जैन मूर्तियां हैं। ये जटिलवर्मन के समय की बताई जाती हैं। युग से जोड़ा जाता है। और अलगांकुलम, ये भी एक बंदरगाह शहर था जहां रोमन एम्फोरा यानी शराब के मटके और सिक्के मिले हैं। तो ये सारी जगह उनकी कहानी कहती हैं। हाँ बिल्कुल, ये उनकी व्यापारिक समृद्धि और धार्मिक विविधता दोनों की कहानी कहती हैं। सही बात। कुरकई में तो एएसआई की खुदाई से 3री सदी ईसा पूर्व तक के सबूत मिले हैं। खुदाई के अलावा शिलालेख भी तो होते हैं इतिहास जानने के लिए। पांड्यों के समय के कौन से शिलालेख अहम है? इंस्क्रिप्शंस। हाँ, कई महत्वपूर्ण शिलालेख मिले हैं। शायद सबसे मशहूर है वेल्विकुडी अनुदान। वेल्विकुडी? जी, ये राजा जटिलवर्मन परांतक निरिंजाड़यन ने 8वीं सदी में जारी किया था। इसमें पांड्य राजाओं की पूरी वंशावली दी गई है और एक गांव दान में देने का जिक्र है। ये तमिल, ब्राह्मी और ग्रंथ लिपि में है। अच्छा, इसमें वंशावली भी है। हाँ, फिर सिनमनूर प्लेट्स भी हैं। ये मारवर्मन राज सिंह प्रथम के समय की है। इनमें उनकी जीतों का और शैव भक्ति का वर्णन है। मदुरई मीनाक्षी मंदिर में भी सुंदर पांड्य के समय के शिलालेख हैं, जिनसे मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है। इनकी भाषा क्या थी? शुरुआती दौर में तमिल ब्राह्मी थी, बाद में ग्रंथ लिपि का भी इस्तेमाल हुआ। ये शिलालेख एक तरह से राजाओं की लेजिटिमेसी बढ़ाते थे, वंशावली बताकर, दान का जिक्र करके, और ये भी दिखाते थे कि राजाओं और ब्राह्मणों के बीच कैसा गठजोड़ था। 100 से ज्यादा ऐसी कॉपर प्लेट्स मिल चुकी हैं। 100 से ज्यादा। और सिक्के? क्या उनके सिक्कों की भी कोई खास पहचान थी? कॉइनेज? हाँ, शुरुआती सिक्के तो पंचमार्क वाले होते थे, जिन पर मछली, हाथी जैसे निशान बने होते थे। कुछ सिक्के रोमन सिक्कों की नकल जैसे भी लगते हैं। अच्छा, नकल भी? हाँ, फिर मध्यकाल में सोने के कासू और चांदी के पांड्यन सिक्के चलते थे। उन पर भी मछली, मंदिर जैसे निशान और तमिल भाषा में लेख लिखे होते थे। मछली का निशान तो जरूर होता होगा। ये उनकी धार्मिक मान्यता और उनके समुद्री व्यापार दोनों को दिखाता था, और व्यापार में आसानी भी पैदा करता था। दिलचस्प बात यह कि श्रीलंका में मिले खजानों में भी पांडे सिक्के पाए गए हैं। अच्छा, श्रीलंका तक पहुंचे थे इनके सिक्के। पांड्यों के इतिहास में युद्धों का भी जिक्र बार बार आता है। कौन से युद्ध सबसे अहम थे? वॉर्स एंड ट्रीटीज? हाँ, युद्ध तो चलते ही रहते थे। संगम युग में वो तलयालंगनम की लड़ाई बहुत मशहूर है, जिसमें नेडुंजेलियन ने चोल और चेर की मिलीजुली सेना को हराया था। मध्यकाल में पल्लवों के साथ उनके कई युद्ध हुए, जैसे नेलवेली का युद्ध। बाद में चोलों से भी संघर्ष चला, जैसे तिल्लारू की लड़ाई हुई, जिसमें आखिरकार 1279 में चोल राजा राजेंद्र तृतीय की हार हुई और चोल साम्राज्य का अंत हो गया। इसमें पांड्यों का बड़ा हाथ था। तो क्या उन्होंने सिर्फ युद्ध ही लड़े या कोई संधियां, ट्रीटीज वगैरह भी की? ये युद्ध और संधियां दिखाती हैं कि कैसे तमिल राज्यों के बीच सत्ता का बैलेंस बदलता रहता था, और कैसे वो बाहरी ताकतों के खिलाफ कभी-कभी एक साथ भी आ जाते थे ताकि अपनी आजादी बनाए रख सके। मारवर्मन कुलशेखर की श्रीलंका विजय भी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इतने लंबे इतिहास में बहुत से राजा और रानियां हुई। अगर कुछ सबसे प्रभावशाली लोगों के नाम लेने, मतलब महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, तो कौन होंगे वो? मुश्किल सवाल है चुनना, लेकिन कुछ नाम तो जरूर आते हैं दिमाग में। एक तो कडुंगोन, जिन्होंने मध्यकाल में पांड्य शक्ति को फिर से जगाया। हाँ, संस्थापक। जी। संगम युग के वीर योद्धा राजा नेडुंजेलियन प्रथम और द्वितीय। 13वीं सदी के सड्यवर्मन सुंदर पांड्य प्रथम, जिन्होंने साम्राज्य का खूब विस्तार किया। और मारवर्मन कुलशेखर पांड्य प्रथम, जिनके समय में पांड्या अपने शिखर पर थे। और कोई? धार्मिक हस्तियों में रानी मंगेर करस्यार का नाम आता है, जो एक नैनार संत थी। अच्छा, रानी भी संत थी? जी। तो ये लोग पांड्यों के उस मिजाज को दिखाते हैं जिसमें बहादुरी भी थी और भक्ति भी, युद्ध भी थे और कला साहित्य को संरक्षण भी। कहते हैं कि कवयत्री अव्वयर ने भी पांड्य राजाओं को सलाह दी थी। ये भी उनकी संस्कृति का एक पहलू दिखाता है। वाह,
तो ये थी पांड्य वंश की कहानी, उनके उतार चढ़ाव, उनका व्यापार, धर्म, संस्कृति, काफी कुछ पता चला। चलिए, अब तक की बातचीत के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं ताकि नोट्स बनाने में आसानी हो और जरूरी बातें याद रह जाएं। हाँ हाँ बिल्कुल, ये अच्छा रहेगा। तो मुख्य बातें क्या रहीं? समय बहुत लंबा, लगभग 3वीं सदी ईसा पूर्व से 17वीं सदी ईसवी तक। इसमें संगम युग और मध्यकालीन दौर खास है। इलाका दक्षिणी भारत का तमिल क्षेत्र, राजधानियां रहीं कोरकई और बाद में मदुरई। कोरकई और मदुरई, ठीक है। पहचान समुद्री व्यापार, खासकर मोती, संगम साहित्य को बढ़ावा देना और द्रविड़ शैली के मंदिर बनाना। मोती, साहित्य, मंदिर। संस्थापक मध्यकालीन कडुंगोन, जिन्होंने कल्बनों के बाद शुरुआत की। कडुंगोन। प्रमुख राजा संगम युग के नेडुंजेलियन III, मध्यकाल के कडुंगोन, अरिकेसरी मारवर्मन, जटिल वर्मन परांतक, सडियावर्मन सुंदर पांड्य प्रथम और मारवर्मन कुलशेखर पांड्य प्रथम। ये नाम याद रखने होंगे। हाँ, ये जरूरी है। अर्थव्यवस्था, मोती व्यापार पर लगभग एकाधिकार, खेती, कपड़ा उद्योग, जहाज बनाना। धर्म, ज्यादातर शैव, वैष्णव भी अहम थे। जैन और बौद्ध धर्म के प्रति सहिष्णुता थी। भक्ति आंदोलन को समर्थन मिला। शैव वैष्णव सहिष्णुता भक्ति। समाज, वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन संगम युग में वीरता का महत्व था। मध्यकाल में सामंती व्यवस्था और व्यापारियों के संघ नगरत्तार, वो ताकतवर थे। नगरत्तार। कला, वास्तुकला, गुफा मंदिर, कलुगुमले का रॉककट मंदिर और मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, खासकर द्रविड़ शैली और उसके गोपुरम। गोपुरम, ठीक है। जानकारी के स्रोत संगम साहित्य, वेल्विकुडी और सिन्नमनूर जैसे शिलालेख, सिक्के और कोरकई मदुरै जैसी पुरातात्विक जगहें। MCQ के लिए खास राजाओं के नाम और उनकी बड़ी उपलब्धियां, जैसे तल्यालंगानम युद्ध या वेल्विकुडी अनुदान। राजधानियां, मुख्य व्यापारिक वस्तु यानी मोती, बड़े मंदिर, साहित्यिक रचनाएं, पुरातात्विक स्थल। ठीक है। मेंस के लिए खास पांड्यों का उदय और पतन कैसे हुआ, उन्होंने द्रविड़ संस्कृति को कैसे बचाया, व्यापार का उनके इतिहास में क्या महत्व था, उनकी धार्मिक नीतियां कैसी थीं, समाज की बनावट क्या थी और कला वास्तुकला में उनका क्या योगदान था। ये सब एनालिटिकल सवाल बन सकते हैं। बहुत बढ़िया, ये समरी काफी मददगार रहेगी। और अगर कोई भारत का पूरा इतिहास एक सिस्टमैटिक तरीके से जानना चाहता है तो हमारी प्लेलिस्ट देख सकता है। जी हाँ, वहां NCERT और दूसरे भरोसेमंद स्रोतों पर आधारित भारतीय इतिहास का स्पष्ट और स्ट्रक्चर्ड कवरेज मिलेगा। बिल्कुल। हाँ, अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई हो तो प्लीज इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको कैसा लगा। लाइक करना ना भूलें। जी जरूर। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।